आज की जो पहली कहानी है ये दीक्षित की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों ने कई बार ऐसा सुना होगा कि एक घर है वो हॉन्टेड था, या कोई रोड है वो हॉन्टेड है। किसी कब्रिस्तान या शमशान घाट के पास जाने में भी रात के समय लोग डरते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी अजीब सी घटना सुनाऊंगा कि जिसके बाद ऐसा हुआ जो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। ये बात है 2005 फरवरी की। मैं वैसे नॉर्थ इंडिया का रहने वाला हूँ। ये घटना तब की है जब मैं अपने गांव किसी काम से गया हुआ था। मेरे जो मम्मी पापा है वो लोग भी आने वाले थे, लेकिन किसी वजह से उन्हें रुकना पड़ा। तो हम लोगों का प्लान कुछ ऐसा था कि जिस दिन मैं अपने गांव पहुंचा उसके 6 दिन के बाद मेरे मम्मी पापा उस गांव में पहुंचने वाले थे। मैं जब अपने गांव पहुंचा, जिस काम के लिए मैं गया हुआ था वो काम 2 दिन में तो हो गया था। फिर पता चला कि मेरी दादी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब है। दादी ने कहा कि तू कुछ दिन और यहाँ पे रुक जा, वैसे भी तेरे माता पिता यहाँ पर आने वाले हैं, उनके साथ तू लौट जाना। मैंने कहा कि ठीक है, मुझे इतना कुछ खास काम शहर में था भी नहीं। मैं इसीलिए दादी के पास रुक गया। मेरी दादी उस बड़े से घर में मेरी मौसी के साथ रहती थी। मेरी मौसी अपने किसी काम से अपने हस्बैंड के साथ आउट ऑफ जाने का प्लान कर रही थी। काम उनके हस्बैंड को था, लेकिन मेरी मौसी ने कहा कि अब तुम लोग दादी के पास अगर यहाँ आकर रुकते हो तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं भी बाहर जाकर आती हूँ। मैं पिछले 1 साल से कहीं नहीं गई। मैंने कहा ठीक है। चौथे दिन मेरी मौसी और उनके हस्बैंड वहाँ से निकल पड़े। इनफैक्ट उन्होंने अपने दोनों बच्चों को भी ले लिया था। अब वो बड़े से वीरान से घर में सिर्फ दादी और मैं थे। हमारा जो घर था वो गांव के कोने के हिस्से में था। गांव में जो घर होते हैं वो आप लोगों को पता होगा कि सब घर एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक होते हैं, लेकिन हमारा घर कुछ दूर था। मैं आप लोगों को एक रफली आइडिया दूं तो मेरे घर से आसपास 30 से 40 मीटर की दूरी तक कोई भी घर नहीं था। हमारा घर बहुत बड़ा होने के साथ साथ उसके घर का आंगन भी काफ़ी बड़ा था। मेरी दादी घर में घुसते साथ जो बाई ओर पर एक कमरा आता था, उसी कमरे में मेरी दादी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। बाकी पूरा घर वैसे ही वीरान पड़ा हुआ था। मैं जिस दिन मौसी लोग गए उस दिन ये सोचने लगा कि पूरे घर में मैं करूँगा क्या। मेरी दादी बीमार थी तो इस वजह से वो ज़्यादा बातचीत नहीं कर पा रही थी। मैं अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था कि मेरा एक दोस्त था मोहित। वो शाम के समय आकर मुझे आवाज़ देकर बुलाया। फिर कहने लगा, यार दीक्षित, तू यहाँ पर अकेला रहेगा? मैंने कहा अकेला क्यों, दादी है ना। वो कहने लगा, लेकिन हाँ, तेरी दादी तो एक ही कमरे में है, इतने बड़े घर में तुझे डर नहीं लगेगा? हमारा घर दोस्तों 7 कमरों का था। मैंने कहा कि डरने की क्या बात है। वो कहने लगा कि तुझे पता है पिछले साल क्या हुआ था? मैंने कहा क्या हुआ था? वो फिर कहने लगा कि कहा जाता है तेरे घर के पीछे ही कुछ लोगों का मर्डर किया गया था। पुलिस ने वैसे तो मर्डर करने वालों को पकड़ ली, लेकिन उनकी लाश कहाँ है इसका कोई अता पता नहीं चला अब तक। मैंने कहा नहीं, हमें तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वो कहने लगा कि हाँ, ये सच बात है और इसी वजह से अब गांव के जितने भी लोग हैं वो तेरे घर के पीछे की ओर जाने बहुत डरते हैं। और एक बार मेरी मम्मी मुझे घर पर यह बता रही थी कि उन्होंने तेरी मौसी से ये बात सुनी थी कि रात के समय जो एकदम पिछला कमरा है तेरे घर का, वहां पर अगर जाओ तो कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और वो आवाज़ें बहुत अजीब सी होती है। तेरी मौसी ने एक बार रात के समय उस कमरे की खिड़की को खोलकर पीछे की ओर देखा तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन फिर तेरी मौसी को रहा नहीं गया तो उन्होंने टॉर्च लाइट लेकर वहां पर मारा और जोर से चिल्लाया कि कौन है वहां। जो लकड़े की खिड़की उन्होंने बाहर की साइड खोली थी वो एक जोर की आवाज के साथ बंद हुई। दोस्तों, यूजुअली होता यह है कि अगर आप किसी भी चीज को, दरवाजे को या खिड़की को बंद करो तो वो टकराकर वापस आती है, लेकिन वो लकड़े की जो खिड़कियां थी वो जोर की आवाज के साथ बंद हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसा कि पीछे से किसी ने उस खिड़की को पकड़ कर रखा है। और गुर्राते हुए पीछे से किसी ने कहा, भाग जा यहाँ से।
इतना सुनना था कि तेरी मौसी के हाथ से वहीं पर टॉर्च गिरा और वो फूट गया। उसके बाद तेरी मौसी भागते हुए उस कमरे से बाहर निकलकर सामने आई। दोस्तों, जब मैंने मोहित से ये बात सुना तब मुझे मौसी की एक बात तुरंत क्लिक हुई। वो ये थी कि मौसी ने जाते समय मुझसे ये बात कही थी, जो घर का सबसे पिछला कमरा है उस कमरे को खोलना नहीं। कमरे को हम लोगों ने वैसे भी लॉक लगा कर रखा है, कुछ भी हो जाए उस कमरे की ओर जाना भी नहीं। जब मैंने ये बात पूछा तो मेरी मौसी के हस्बैंड ने बात को काटते हुए मुझसे यूं कहा कि अरे उस कमरे में बहुत सारा पुराना सामान रखा गया है, इस वजह से तुझे मना कर रहे हैं, और वहां पर चूहे भी घूमते हैं। अगर तू दरवाजा खोलेगा तो चूहे भी बाहर निकल जाएंगे और घर में घूमने लगेंगे, फिर उन्हें पकड़ना या उन्हें मारना बहुत दिक्कत देगा। दोस्तों, उस समय तक मुझे भूत प्रेत पर विश्वास तो था, लेकिन कभी देखा नहीं था। मैं इतना जानता था कि अगर अच्छी शक्तियां होती है तो बुरी भी होती, लेकिन इनका सामना करना या इन्हें देखना या महसूस करना ये कभी नहीं हुआ था मेरे साथ। मैंने मोहित से सारी बात सुनी। अब उस घर में जाने भी मुझे डर लग रहा था, लेकिन मजबूर था क्योंकि अंदर मेरी दादी भी थी। मैं मोहित से कुछ देर और वहीं पर खड़े होकर बात किया और उसके बाद वहां से घर के अंदर घुसकर मेरी दादी के कमरे में जाकर उनके पैरों के पास बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मेरी दादी को एहसास हुआ कि उनके कमरे में कोई और है। उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे कहा, दीक्षित आकर बैठा है यहाँ पर। मैंने कहा कि हाँ दादी, मैं हूँ यहाँ पर। फिर वो मुझसे बात करने लगी। मैंने कहा, दादी एक बात आपसे पूछूं मैं, आप मुझे सच सच बताएंगी? दादी ने कहा, पूछ, क्यों नहीं बताऊंगी। मैंने कहा, दादी वो पिछला कमरा घर का क्यों बंद है, और मौसी ने क्यों कहा कि उस कमरे के पास बिल्कुल नहीं जाना, पुराना सामान है। मुझे तो उस कमरे के बारे में कुछ और बात पता चली। ये बात सुनकर मेरी दादी एकदम बौखला गई और उन्होंने तुरंत ही मुझसे कहा, तुझे उस कमरे के बारे में किसने क्या बताया? मैंने कहा कि बस मुझे कुछ पता चला। दोस्तों, बिल्कुल साफ समझ में आ रहा था कि दादी कुछ छुपा रही है। अब मुझे डर भी बहुत लग रहा था, लेकिन जानने की उत्सुकता भी उतनी ही थी। दादी ने मुझसे छुपाते हुए कहा कि अरे नहीं, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तुझे डरने की कोई बात नहीं। तू रात में जब भी सोएगा तभी अपना बिस्तर मेरे ही कमरे के पास लाकर डालना। मैंने कहा कि ठीक है। मैं दादी से बात करके बाहर निकला। घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं था क्योंकि मौसी नहीं थी, तो हमारे पड़ोस में मोहित जहाँ पर रहता था वहाँ से 2-4 घर छोड़कर हमारे दूर के रिश्तेदार थे। उन्हीं लोगों के घर पर जाकर मुझे रात के खाने का टिफिन लाना था। जब मैं टिफिन लेकर लौट रहा था तब मोहित मुझे दोबारा उसके घर के बाहर मिला। मैंने मोहित से कहा कि मेरी दादी ने तो कहा वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरी ओर देखकर कहने लगा कि जा, तुझे पता चल जाएगा। और वो ये कहकर हंसते हुए कहने लगा कि आज रात में मेरी बात मान, एक बार उस कमरे के पास जाकर देख ले। उसकी बात सुनकर मैं चुपचाप बिना उससे कुछ कहे वहां से आगे बढ़ गया। अपने कमरे में आकर, यानी कि दादी के कमरे में आकर मैं बिस्तर लगाकर लेट गया। दादी ने मुझसे कहा कि खाना खा ले। मैंने कहा कि नहीं दादी, मेरा अब बिल्कुल भी मन नहीं है, आप खाना खा लीजिए। दादी ने थोड़ा सा खाना खाया और बाकी रख दिया। वो कहने लगी, जब तुझे भूख लगेगी तब खा लेना। दोस्तों, रात हो चुकी थी और ठंड का सीजन अब तक गया नहीं था। रात की कुछ 10:30 बजे के आसपास मुझे नींद तो नहीं आ रही थी। मैं उठा और सोचा कि चलो कुछ खाना ही खा लेता हूँ। पूरे गांव में बिल्कुल सन्नाटा छा चुका था। मैं खाना खाते हुए वहीं पर बैठ गया। उसके बाद मैं दादी के कमरे से बाहर निकला और जो पिछला कमरा था बस उसकी ओर नजरें गड़ाए बैठा था। मैं वहीं से देखना चाह रहा था कि ये क्या हो रहा है। क्या जो मैं देख रहा हूँ या सुन रहा हूँ मोहित से वो सच था? मैं भी वहां पर बैठा ही था कि अचानक से मुझे कुछ आवाज सुनाई दी, और वो आवाज ऐसे थी जैसा कि वो आवाज उस कमरे से ही आ रही हो। और ऐसा लग रहा था कि बंद कमरे में सारा सामान कोई एक जगह से दूसरी जगह फेंक रहा है। मैं अपने आप को चाह कर भी रोक नहीं पा रहा था। फिर
ऐसा लगा कि किसी ने मेरे कान में आकर कुछ धीरे से कहा और एकदम से वो कहीं गायब हो गया। मैं अभी उसको सुनकर समझ पाता ही कि मैंने अपने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। और जो वो आवाज थी खुसफुसाने की, उसने कौन सी भाषा में क्या कहा था मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया। मुझे दोबारा से ऐसा लगा कि मेरी दादी के कमरे से मेरी दादी मुझे आवाज देकर बुला रही है, क्योंकि एक बार जब मैं सबसे पहले बाहर निकला तब भी ऐसा ही लगा था कि दादी ने आवाज दिया है। मुझे लगा कि अब दादी के पास जाकर देखना चाहिए। जैसे ही मैं दादी के कमरे में पहुंचा तो मेरी दादी मेरी ओर ही खुली आंखों से देख रही थी। मैंने कहा कि तुम सोए नहीं अभी तक? दादी ने कहा कि जब से तू बाहर गया है मैं तब से तुझे आवाज देकर बुला रही हूँ, लेकिन तू मेरी आवाज सुन ही नहीं रहा था। मैंने कहा दादी, एक बार आवाज आई, उसके बाद मुझे उस कमरे में से आवाज आ रही है या उस कमरे की ओर से आवाज आ रही थी? मैं उसी की तरफ ध्यान लगाकर खड़ा हुआ था। दादी ने कहा कमरे के अंदर आ जा और दरवाजे को अच्छे से बंद कर ले। फिर उन्होंने कहा कि वो देख, दाई और दोस्तों हमारा एक शोकेस रखा हुआ था जो काफी हाइट पर था, यानी कि लगभग 6 फीट जितनी उसकी हाइट होगी। उन्होंने कहा कि उसके ऊपर एक पोटली है, वो पोटली निकाल। मैंने निकाला, वो काले रंग की पोटली थी। पहले उसे खोला तो अंदर से एक लाल रंग की पोटली निकली। उसमें सरसों थी और कुछ राख थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों को मिलाकर रखा गया है। दादी ने कहा कि उसे निकालकर अपने कमरे के दरवाजे पर फेंक दे। मैंने उसे थोड़ी सी लिया और दरवाजे के कमरे पर फेंक दिया, जिसके बाद दादी ने कहा कि अब इस कमरे से सुबह होने तक तू निकलना नहीं। मैं कमरे में तो रुक गया था, लेकिन फिर मैं दोबारा दादी के पैरों के पास जाकर बैठ गया। दादी से कहने लगा कि दादी, अब आपको मुझे बताना ही होगा कि बात क्या है। मैं अब तब तक नहीं सोऊंगा जब तक आप मुझे बताएंगी नहीं। दादी ने कहा कि जो भी तूने मुझे बताया था वो बातें बिल्कुल सही है। वहां पर ऐसा ही कुछ हुआ था, जिसके बाद तेरी मौसी ने एक दिन देखना चाहा तो उसके साथ कुछ अनहोनियां हुई। यही नहीं दोस्तों, दादी का ये भी कहना था कि अगली रात में जब तेरी मौसी उस कमरे के पास से किसी काम से गुजर रही थी, जो कि वो भूल चुकी थी कि उस कमरे के पास नहीं जाना है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान वो कर जाता है जो उसे नहीं करना होता है। ठीक वैसा ही मेरी मौसी ने भी जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में वहां से गुजरी किसी काम से, और उन्हें ऐसा लगा कि कोई बड़ी सी शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही है, और खींच रही है यानी कि उसी कमरे के अंदर की ओर वो उन्हें ले जाना चाहती है। मेरी जो मौसी थी वो बिल्कुल उसी कमरे के दरवाजे से जाकर चिपक गई और फिर उन्होंने आवाज लगाई, जिसके बाद मौसी के हस्बैंड अपने 2 दोस्तों के साथ उसी घर के दूसरे कमरे में बैठे हुए थे। उन लोगों ने आवाज सुनी तो वो लोग तुरंत ही भागकर मौसी के पास गए, उनका हाथ पकड़कर वहां से खींचा, और जब मौसी उस कमरे के दरवाजे से नहीं हट रही थी तभी उन लोगों ने भगवान का नाम जोरों से जपना शुरू किया, जिसके बाद मौसी एकदम से वहां से हटी और फिर वो लोग मौसी को लेकर दूसरे कमरे में। इसके बाद कई दिन तक मौसी की तबीयत खराब रही। धीरे धीरे वो रिकवर हुई और फिर उस कमरे के पास जाने में सभी लोगों की रोक लगा दी गई। दोस्तों, वैसे जो हमारा 7 कमरों का घर था तो 6 कमरे कुछ ऐसे थे जो कि शुरू में ही घर के एंट्रेंस के पास से ही लगकर शुरू हो जाते थे, लेकिन वो 7वां कमरा जो कि बिल्कुल पिछला कमरा था, वो कमरे के आसपास कोई भी दूसरा कमरा नहीं था और एक लंबा सा पैसेज पार करके उस कमरे के पास जाना होता था। उसके बाद उस पैसेज की शुरुआत से ही वहां पर जाना या उस ओर जाना सभी लोगों ने बंद कर दिया था। मैं अब वेट कर रहा था कि जल्दी से सुबह हो जाए और मैं अपने घर निकल जाऊं। अगले दिन जब सुबह हुई तब मैंने दादी से कहा कि दादी, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर रहा तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों घबराहट और बेचैनी से मैं पूरी रात नहीं सो पाया था। दादी ने मेरी ऐसी हालत को देखते हुए कहा कि ठीक है, तू चला जा। पास में जो हमारे दूर के रिश्तेदार रहते थे, जिनके पास से मैं पिछली रात में टिफिन लेकर आया था, मैं जाते समय उन लोगों को बता दिया।
कि मैं जा रहा हूँ, आप लोग मेरी दादी का ख्याल रखना। दोस्तों, वो कहते हैं ना, बिल्कुल सच है कि जब जान बचाने की बात आए तब आदमी सबसे पहले अपनी ही जान बचाता है। मेरे मन में बस बार बार एक ही बात घूम रही थी कि वहां पर एक पल भी रुकना ठीक नहीं है। अगर मैं वहां पर रुका तो मारा जाऊंगा। मैं इसीलिए अपने घर के लिए निकल पड़ा। मैं अपने घर पर रात में पहुंचा और उसके ही अगले दिन छठा दिन था जब मेरे माता पिता वहां से निकलने वाले थे। मैंने जाकर वहां पर मम्मी को रोकने की बहुत कोशिश की, उन्हें सारी सच्चाई बता दी, लेकिन मेरी मम्मी और मेरे पापा कहने लगे कि दादी को इस हाल में अकेला नहीं छोड़ के आ सकते हैं, हमें जाना ही होगा। वो लोग अगले दिन निकल गए, मेरी बात को अनसुना करते हुए। दोस्तों, जब वो लोग वहां पर आए और दादी ने उन्हें सारी बातें बताई, तब जो मेरे पिताजी थे वो दादी को ही चिल्लाने लगे कि ये सारी बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई। दादी ने कहा कि हम नहीं चाहते थे कि तुम लोग डरे, लेकिन अब मालूम पड़ गया है तो तुम लोग उस कमरे के पास नहीं जाना। मेरे पिताजी बताते हैं कि वो तो उस कमरे के पास नहीं गए, लेकिन हाँ, रात होते ही उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती थी। मेरे पिताजी जानते थे कि वहां जाना मतलब मौत को खुद पर बुलाना है। मेरे पिताजी वहां पर तब तक रुके जब तक मेरी मौसी नहीं आई। मौसी के आ जाने के बाद मेरे पिताजी ने मेरे मौसी के हस्बैंड से कहा कि इस घर को बेच दो या तो फिर पिछला जो कमरा है उसे इस घर से अलग कर दो। उसके बाद उस घर का काम शुरू हुआ और पिछले कमरे को पूरी तरह से तोड़ दिया गया और घर को पीछे साइड से काट कर कम कर दिया गया। दोस्तों, उसके बाद वो घटना तो नहीं हुई, लेकिन आज भी हम लोग जब दादी के घर पर जाते हैं, अब मेरी दादी तो नहीं रही, तो उस घर में ऐसा लगता है जैसा कि कोई अच्छी शक्ति है जो हमारे लिए उसी घर में है और वो हमें बुरी शक्तियों से बचा लेगी। हमने इसके बारे में कई सारे लोगों से पूछा। लोगों ने कहा कि हो ना हो वो तुम्हारी ही दादी की आत्मा है जो तुम लोगों की रक्षा करने के लिए उसी घर में रुक गई है। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि मेरी दादी की आत्मा सच में उस घर में ही है या नहीं, लेकिन हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि उसके बाद से वैसी कोई भी अनहोनी हमारे साथ उस घर में नहीं घटी। तो दोस्तों, ये थी दीक्षित की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी नवनीत की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम नवनीत है। जो घटना आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये घटना 1997 की है। उस समय मेरी उम्र 10 साल की थी। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा था कि मेरे पिताजी की मौत हो चुकी थी और उनके बाद हमारा इस दुनिया में कोई नहीं था, क्योंकि मेरे जो दादा दादी थे वो पहले ही गुजर चुके थे। मेरे पिताजी के मर जाने के बाद मेरी माँ और हम 2 भाई, बस 3 ही लोग बचे हुए थे। हम काफी ज्यादा गरीब थे, इस वजह से हमारा खुद का घर भी नहीं था। मेरी मम्मी हम लोगों से एक दिन कहने लगी कि भी तुम लोगों को पढ़ाई छोड़ना होगा। मैं अपने घर में बड़ा था और उस समय मेरी उम्र 10 या 11 साल की ही होगी। मैंने कहा, मम्मी, फिर हम जाकर रहेंगे कहाँ? हमारे पास तो घर भी नहीं है। दोस्तों, जिस घर में हम रहते थे वो घर हमारे चाचा ने हमको रहने के लिए दिया था, लेकिन जैसे ही मेरे पिताजी की मौत हुई, उसने साफ हम लोगों को मना करके उस घर से निकलने के लिए कह दिया था। हम लोगों ने उससे कई बार जिद भी की, लेकिन बस वो एक ही बात कहता कि नहीं, मुझे तुम लोगों को इस घर में नहीं रखना है। कहीं ना कहीं वो मेरे पिताजी की मौत का जिम्मेदार हम ही लोगों को मानता था। उसको ऐसा लगता था कि हम लोगों की वजह से उनके जो भाई थे, यानी कि हमारे पिताजी, उनकी मौत हुई है। हम लोगों ने उस घर को तो छोड़ दिया। उसके बाद मेरी मम्मी की एक बहुत पुरानी बचपन की दोस्त थी। मेरी मम्मी ने उससे हेल्प मांगी तो उसने कहा कि देख, एक जगह तो है, लेकिन मैं तुझे वहां जाकर रहने की सलाह तो बिल्कुल नहीं दूंगी। वो मुस्लिम फैमिली से बेसिकली बिलोंग करते थी। मम्मी ने कहा कि कुछ भी हो, कैसा भी घर हो, हमें चलेगा। मैं बच्चों को लेकर रास्ते पर तो नहीं सो सकती। दोस्तों, मैं भी अपने लिए काम ढूंढना शुरू ही कर चुका था। उसने जिस जगह पर हम लोगों को रहने के लिए भेजा था, वो जगह काफी ज्यादा अजीब थी। वो जगह कुछ ऐसी थी कि सिर्फ एक माले की वो चौल जैसी बिल्डिंग थी, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर उसमें कुछ 6 घर थे
और फर्स्ट फ्लोर पर उसमें 9 घर थे। बिल्कुल लंबी एक चौल जैसी बिल्डिंग। जब हम लोग वहां पर जाकर रहने लगे तो ग्राउंड फ्लोर पर एकदम स्टार्ट में जहां पर गेट होता था उस बिल्डिंग का, वहीं पर एक फैमिली रहा करती थी जिसमें सिर्फ हस्बैंड और वाइफ थे। वो लोग सुबह में अपने काम के लिए निकल जाते तो रात में आते। उनका कोई अता पता ही नहीं था। हमें समझ ही नहीं आता था कि वो लोग रहते भी है या नहीं। सेकंड फ्लोर पर कोई नहीं रहता था। चौल एकदम लंबी थी, इस वजह से जो सेकंड लास्ट उस चौल का घर था हमें वो मिला था रहने के लिए। और दोस्तों उस चौल का एक सिस्टम ये था कि शाम में 7 बजे से रात के 10 बजे तक ही बिजली होती थी। दोस्तों मैं घटना से पहले आप लोगों को ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ ताकि आगे आप लोगों को घटना समझ में आए। जो बिल्डिंग थी उसके पीछे एक बड़ी सी पानी की टाकी थी और टाकी को लगकर ही बड़ा सा ग्राउंड था। कहा जाता था कि बहुत साल पहले वो एक कब्रिस्तान हुआ करता था, उसके बाद उसे बंद करके प्लेग्राउंड बना दिया गया। और मॉर्निंग के समय कई बार हम देखते थे कि लोग वहां पर खेलने आते थे तो कभी कुछ लोग वहां पर टहलने आते थे। घटना अब ऐसी हुई कि जब हम लोग वहां पर जाकर रहने लगे उसके ठीक 2 या 3 दिन के बाद एक रात में मेरी आंख खुली। मुझे समय का तो पता नहीं चला क्योंकि ना ही घड़ी थी और ना ही बिजली। मैंने देखा कि हमारे दरवाजे पर किसी की खटखटाने की आवाज आ रही है। वो आवाज सुनकर मैं नींद से उठा और दरवाजा खुद खोलने से पहले मेरी मम्मी जो गहरी नींद में सो रही थी उन्हें उठाया और मम्मी से कहने लगा कि मम्मी दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। मेरी मम्मी नींद से ही उठी और उठकर वो 1 मिनट तक दरवाजे को देखने लगी, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। मम्मी ने कहा कि कुछ भी नहीं है, सो जा। मैं काफी डरा हुआ था क्योंकि मैंने आवाज सुना था और इतनी रात में हमारे घर पर कौन आया होगा। हमें तो कोई जानता पहचानता भी नहीं था। मेरी मम्मी दोबारा लेट गई, लेकिन अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। मम्मी लेटते साथ ही सो चुकी थी। मैंने दोबारा से आवाज सुनी। इस बार हिम्मत करके मैंने खुद दरवाजा खोलने की सोची। मैं धीरे से उठकर दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि बाहर कोई भी नहीं था और बिल्कुल अंधेरा था। ना ही तो कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही फिर कुछ सुनाई दे रहा था। दोस्तों कहते हैं ना कि एकदम ब्लैकआउट हो जाता है, बस वैसा ही था। कुछ नहीं दिख रहा था, बल्कि वो अंधेरे को देखकर डर सा महसूस हो रहा था। मैं जैसे ही दरवाजा बंद करने गया कि थोड़ा ही दरवाजा बंद किया था, तभी अचानक से एक बड़ा सा मोटा चूहा हमारे घर के अंदर घुस आया। मैं जोर से चिल्लाया। मेरी मम्मी मेरी आवाज सुनकर तुरंत उठ गई और मैंने कहा कि घर में चूहा आ गया है। जैसे ही मम्मी ने चूहे का नाम सुना, जो हमारे घर में कोने में एक मोमबत्ती जल रही थी, मम्मी ने उसे उठाया और उस चूहे को ढूंढने लगी। और पहले तो मुझे खूब चिल्लाया कि तूने दरवाजा खोला ही क्यों। वो चूहा दोस्तों घर में कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे घर में कुछ सामान था ही नहीं कि वो चूहा कहीं पीछे छुप जाएगा। ना ही तो बेड था, ना ही कबर्ड था, कुछ नहीं था। मेरी मम्मी ने एक बार जाकर बर्तनों के पास देखा तो वहां पर भी वो चूहा नहीं दिखा। ऐसा लग रहा था कि शायद वो मेरी आंखों का धोखा है। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि सो जा, चल कुछ भी नहीं है। दरवाजा हम लोगों ने बंद किया और दोबारा सोने चले गए। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि क्या जो मैंने देखा वो सच था या झूठ। कि अचानक से मैंने देखा जहां पर हम लोगों ने मोमबत्ती जलाकर रखी हुई थी, उसमें से जो धुआं निकल रहा था, उसी धुएं में एक चेहरा बनकर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था और वो चेहरा मुझे ही घूरे जा रहा था। मैंने मेरी मम्मी के पास जाकर अपना बिस्तर डाल दिया। अब मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मेरी मम्मी, फिर मेरा छोटा भाई और मैं सोते थे। मैंने मेरी मम्मी के दूसरी साइड जाकर बिस्तर डाला और उनके पास सोया। अभी कुछ समय गुजरा ही था कि मेरी मम्मी की एक आवाज के साथ आंख खुली। वो आवाज हमें तो नहीं सुनाई दी। मम्मी ने उठकर मुझे देखा, फिर मेरे भाई को देखा और कहने लगी, अभी कौन चिल्लाया था? मैंने कहा कोई भी नहीं मम्मी, और मैं तो जागा ही था। मम्मी ने कहा किसी ने चिल्लाकर अभी मेरे पैर पर हाथ मारा। मैंने कहा नहीं मम्मी, आप
को नींद में शायद सपना आया होगा। मेरी मम्मी उठकर चारों ओर देखने लगी। उसे कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन नींद में इतनी ज्यादा वो डूबी हुई थी, पूरे दिन की थकान थी, इस वजह से वो दोबारा सो गई। जब मेरी मम्मी रात में कुछ 3 या 4 बजे के आसपास उठी होगी, तब तक तो हम सो चुके थे। तभी मेरी मम्मी ने वही चेहरा बनते हुए देखा जो मैंने देखा था, और वो मोमबत्ती के धुएं में ही बन रहा था। मम्मी ने तुरंत ही मुझे उठाया और कहने लगी, देख तुझे कुछ दिखाई दे रहा है नवनीत। मैंने कहा, मम्मी मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। उन्होंने फिर मुझे सारी बात बताई। मैंने सुनते ही मम्मी से कहा कि ऐसे ही चेहरा मुझे भी दिखाई दे रहा था। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, शायद इसी वजह से आपकी दोस्त ने कहा था कि यहाँ पर आकर मत रो, और इसी वजह से मुझे लगता है कि इस बिल्डिंग में या इस चौल में कोई नहीं रहता है। दोस्तों, उस चौल में एक बात यह भी थी कि वहां पर टॉयलेट हमारे घर में नहीं बल्कि बाहर था, और वो बिल्कुल टूटा फूटा सा खंडर बन चुका था, लेकिन वहां पर एडजस्ट करना था तो हम लोग करते थे। जब अगले दिन मॉर्निंग में मम्मी वहां पर गई तो मम्मी ने एक बड़े से चूहे को टॉयलेट के दरवाजे पर ही मरा हुआ देखा, और उसमें से बहुत बदबू आ रही थी। मेरी मम्मी ने आकर मुझसे कहा कि रात में तूने एक चूहे के बारे में कहा था, और वो चूहा मैंने वहीं पर मरा हुआ देखा है। मैंने कहा, मम्मी मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि अगली सुबह में मेरी और मेरी मम्मी की, हम दोनों की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। हमें बुखार आ गया था। मम्मी ने मुझसे कहा कि एक काम करते हैं, हम जाकर दवा ले आते हैं। वो दिन मुझे भी काम पर जाना था। मैं रेती सीमेंट की एक बड़े से गोडाउन में काम करता था। मम्मी ने कहा कि आज मत जा। मैं और मम्मी हम दोनों ने ही वो दिन छुट्टी ले ली और घर पर ही थे। दोस्तों, जब हम काम पर जाते थे तो जो मेरा छोटा भाई था 8 साल का, वो कभी मम्मी के साथ चला जाता तो कभी मम्मी को आधे दिन से छोड़कर ही घर पर लौट आता। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि मुझे लगता है इस घर को छोड़ देना चाहिए। मैंने कहा, मम्मी मेरे भी साथ बहुत अजीब सी घटनाएं होती है, मैं आपको बता नहीं सकता। हर समय यूं लगता है कि जैसा मेरे आसपास कोई है, मैं किसी को महसूस कर रहा हूँ। और दोस्तों, वो रात तो हम लोगों के ऊपर बहुत डरावनी भी थी। रात में जैसे ही हम लोग सोने के लिए गए, मेरी मम्मी को ऐसा लगा कि किसी ने उनके चेहरे पर बड़ा सा पत्थर का वजन रख दिया हो, जिसके बाद ना ही तो मेरी मम्मी सांस ले पा रही थी और ना ही अपने चेहरे को घुमा पा रही थी। मम्मी हाथ मार मार कर बार बार अपने चेहरे पर वो चीज को हटाना चाह रही थी, लेकिन ना ही तो वो दिख रही थी और ना ही मेरी मम्मी उसको हाथ से हटा सकती थी। ये सब हो ही रहा था कि हवा में ही एक आवाज गूंज उठी। वो आवाज ने कहा, यहाँ से निकल जाओ, ये हमारा घर है। और ये आवाज किसी एक की नहीं, बल्कि यूं लग रहा था कि 4-5 लोग मिलकर ये आवाज को निकाल रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद हम लोग उसी दिन उसी घर को छोड़कर वहां से निकले। जहां मैं रेती सीमेंट का काम करता था, मेरी मम्मी ने वहां जाकर बात की और रात में थोड़ी सी सोने के लिए जगह मांग ली गोडाउन में ही। जो हमारे मालिक थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें सोने के लिए जगह दे दी। दोस्तों, कहा जाता है कि जो घर वीरान पड़े होते हैं उनमें आत्माएं अपना बसेरा खुद ब खुद आकर कर लेती है, और यही एक वजह थी कि उस चौल में या उस बिल्डिंग में जितने घर थे सब खाली थे। हो सकता है कि इतने समय से खाली रहने की वजह से आत्माओं ने वहां पर अपना बसेरा बना लिया था। तो दोस्तों, ये थी नवनीत जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी है नमन की। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम नमन है। जो घटना आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये घटना 2017 जनवरी के महीने की है। दोस्तों, मैं एक ओला ड्राइवर हूँ और मैं आप लोगों को आज एक ऐसी घटना बताऊंगा या आप लोगों के साथ एक ऐसी घटना शेयर करूंगा जिसे सुनकर आप लोगों को भी डर समझ में आ जाएगा कि डर होता क्या है। ये बात एक रात की है कि रात के कुछ 9:30 बजे के आसपास मुझे मेरी पत्नी का फोन आया था। हम दोनों के बीच में कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही थी और उस रात में फोन करके वो मुझसे झगड़ा करने लगी।
मुझे भी बहुत गुस्सा आया। वैसे तो नॉर्मली मैं रात में 11-12 बजे तक अपने घर चला ही जाता था, लेकिन वो रात गुस्से की वजह से मैंने सोचा कि आज घर पर नहीं जाऊंगा, आज गाड़ी पर ही रहूंगा और जितना हो सकेगा उतना ट्रिप्स मारूंगा, पैसे भी ज़्यादा मिल जाएंगे। इसी चक्कर में मैं रात में अपने घर नहीं गया। मैंने लास्ट ट्रिप कुछ 12:15 बजे के आसपास मारी थी और जहां पर मैंने वो पैसेंजर को ड्रॉप किया था वहां पर मैं गाड़ी लगाकर खड़ा हो गया। काफ़ी देर तक रुकने के बाद में भी मुझे वहां से कोई भी सवारी नहीं मिली। मैंने इसीलिए अपनी गाड़ी स्टार्ट की और कुछ दूर ऐसे ही आगे बढ़ता रहा कि शायद कोई सवारी मिल जाए। थोड़ी दूर जाने के बाद में मैंने देखा कि एक औरत मुझे दूर खड़ी हुई नजर आ रही थी। शायद उसे कोई सवारी नहीं मिल रही थी। मैंने सोचा कि इसे ही अपनी गाड़ी में बिठा लेता हूँ, जहाँ पर भी ये जाएगी इसे वहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा, मुझे पैसे भी मिल जाएंगे। मैं इसीलिए गाड़ी को धीमे करते हुए उसके पास जाकर रुक गया। मैंने उससे कहा, आपको कहाँ जाना है मैडम? उसने अपने चेहरे को कवर करके रखा था। उसने मुझे एक जगह का नाम लिया तो मैंने उससे कहा कि मैं इसे नहीं जानता, मैं पहली बार इसे सुन रहा हूँ। उसने कहा कि मैं आपको बताती हूँ। वो आकर बिना ही पूछे गाड़ी में बैठ गई और उसके बाद गाड़ी शुरू हो गई। मैं गाड़ी को लेकर आगे बढ़ता रहा। कुछ देर के बाद मैंने उससे पूछा कि मैडम आपको जाना कहाँ है? वो कहने लगी कि बस चलते रहो, मैं बताती हूँ। थोड़ी दूरी पर जाने के बाद उसने कहा, यहाँ से राइट ले लेना। ऐसा लग रहा था कि मैं कोई अननोन रास्ते पर ही जा रहा हूँ। शायद आज से पहले मैं वहां पर कहीं नहीं गया था। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने देखा कि एकदम वीरान सा इलाका आया। वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही तो कोई घर दिखाई दे रहा था, ना ही कोई इंसान। मैंने कहा, यहाँ से कहाँ जाना है? वो कहने लगी, बस थोड़ा और आगे चलो, वहां पर गाड़ी रुका देना। मैंने आगे जाने के बाद गाड़ी को रुका दिया। वो गाड़ी से नीचे उतरी और कहने लगी, कितना हुआ? मैंने उससे जब पैसे मांगे तो उसने मुझे 2000 का नोट दिया। मैंने कहा कि मैडम इसका छुट्टा तो मेरे पास नहीं होगा। वो कहने लगी कि रख लो। मैंने कहा, मैडम आपका बहुत कम पैसा हुआ है। वो दोबारा से पीछे मुड़कर कहने लगी, इसे रख लो। मुझे कुछ तो गड़बड़ लगी। एक बार को ऐसा लगा कि क्या पता ये कोई गलत काम तो नहीं कर रही। मैंने इसीलिए गाड़ी को उसके सामने से ही यू टर्न लेकर घुमाया और ऐसा बिहेव किया जैसा कि मैं वहां से जा रहा हूं। लेकिन मैं वहीं पर रुक कर देखना चाहता था कि वो औरत करती क्या है और कहाँ जाती है। दोस्तों, जब मैं गाड़ी से उतरकर उस औरत का पीछा करने लगा, मैं काफी दूरी पर था। एक आवाज ने मुझे एकदम से डरा कर रख दिया। वो आवाज ऐसी थी जैसा कि उस औरत ने बिल्कुल मेरे कान में आकर कहा हो कि मेरा पीछा मत कर। लेकिन ये कैसे हो सकता था, क्योंकि वो औरत तो मेरे सामने काफी दूर चलती हुई नजर आ रही थी। वो आवाज सुनते ही मेरे पैर वहीं पर जम गए। अब चाहकर भी मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अगले 5 मिनट तक के मैं वहीं पर खड़ा रहा। दोस्तों, उसके बाद में मैंने देखा कि वही औरत दोबारा से लौटकर मेरे पास आ रही है। ऐसा लग रहा था कि वो घने से अंधेरे में जाकर किसी से कुछ बातें कर रही थी, लेकिन वहां कौन था ये दिखाई नहीं दे रहा था। आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैं वहां से हिल ही नहीं पा रहा था। जब वो औरत दोबारा लौटकर मेरे पास आई और उसने मेरे हाथ पर टच किया, मानो ऐसा लगा कि मेरी बेहोशी टूटी। मैं एकदम से होश में आया रहूं। मैंने उसे देखा और फिर वो कहने लगी, अब मुझे वापस भी छोड़ देना। उसके बाद हम दोनों ही गाड़ी तक आए। मेरे तो पसीने छूट रहे थे। वो पीछे गाड़ी में बैठी कहने लगी, मैंने जितना पैसा दी थी वो पैसे में आना और जाना दोनों ही हो जाएगा ना? मैंने कहा कि हाँ हाँ, आपका दोनों साइड का उसमें हो जाएगा। फिर मैंने उससे डरते हुए कहा कि आप यहाँ पर क्यों आई थी? वो कहने लगी, अपने काम से काम रख, और मुझे यहाँ पर वैसे भी रोज ही आना होता है। मैंने कहा, तो आपको लौटते समय दूसरी गाड़ी मिल जाती है? वो कहने लगी, गाड़ी नहीं मिलती, लेकिन हाँ, तेरे जैसे लोग रोजाना रात में ऐसे ही मेरा पीछा करने की कोशिश करते हैं।
और मैं उन्हीं की गाड़ी में बैठकर दोबारा घर जाती हूँ। ये सुनकर मैं और ज़्यादा डर गया। दोस्तों, जब उस औरत का घर करीब आया, घर तो नहीं था लेकिन जहाँ से उसे पिकअप किया था, और जैसे ही वो करीब आया मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत गाड़ी में नहीं थी। मैं पीछे मुड़कर देखने लगा कि ये चलती गाड़ी से उतर गई या फिर कहीं हवा बनकर गायब हो गई। वहां पहुंचने के बाद मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि वो जो कोई भी था वो इंसान नहीं था। अगली सुबह में मैंने मेरे दोस्त को लेकर ठीक उसी जगह पर जाने का प्लान बनाया। हम दोनों ही वहां पर पहुंचे। जब हम सुबह में भी पहुंचे तो सुबह भी वो जगह काफी वीरान और ऐसा लग रहा था कि बहुत मनहूसियत है उस जगह पर। हमने जाकर देखा तो जिस जगह पर वो औरत खड़े होकर बात कर रही थी वहां पर एक गोनी लटक रही थी, या ऐसा लग रहा था कि किसी ने गिल्ली गोनी को वहां पर सुखाने के लिए रख दिया हो। लेकिन सवाल ये था कि वहां पर वो औरत बात किससे कर रही थी। हाँ, एक बात है कि वहां पर एक बहुत बड़ा सा पेड़ था। मेरे दोस्त ने कहा कि देख, दो ही चीज है, या तो तेरा वहम होगा या सच में हो सकता है कि वो कोई चुड़ैल ही हो और यहाँ पर किसी से बात करने आई हो। मैंने कहा मुझे तो ये सब समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद लौटते समय उसने कहा कि देख, हो सकता है कि वो कोई जिन भी हो। इसके बारे में मैंने लोगों से जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं जितने लोगों को इस बारे में बताता गया लोग मेरा ही मजाक उड़ाते चले गए। इस वजह से मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया। फिर कई समय के बाद मुझे ये चीज़ पता चली कि जिन्स ऐसे होते हैं जो इंसानी शक्ल में आकर कहीं ना कहीं जाने के लिए लिफ्ट मांगते हैं। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि जब वो कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं तो उन्हें इंसान की शक्ल में आने के बाद में क्यों लिफ्ट लेना पड़ता है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी हमें उमर फारूक मंसूरी ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। ये मेरी मम्मी के नानी की कहानी है, जब वो मध्य प्रदेश के सालाना नाम के एक गांव में रहा करती थी। उन्होंने एक घर खरीदा था। वो घर काफ़ी पुराना था। उस घर में हमेशा कुछ न कुछ घटनाएं घटते रहती थी। घर वालों ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। जैसे कभी कोई चीज़ गायब हो जाती तो कभी कोई चीज़ गिर जाती। फिर मेरी मम्मी की नानी को कोई काला सा साया वहाँ पर दिखने लगा, जो घर में इधर से उधर घूमता रहता था और वो सिर्फ नानी को ही दिखाई देता था। घर वालों ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो ऐसा मेरी नानी की बीमारी समझ रहे थे। फिर कुछ समय बाद घर के बाकी लोगों को भी वो साया दिखने लगा। हद तो तब पार हो गई जब मेरी नानी के दादा के साथ ऐसा कुछ हुआ। एक रात उनकी नींद खुली और उन्होंने कैलेंडर की ओर देखा। फिर वो वापस सो गए। फिर उनकी नींद दोबारा वापस खुल गई। तब उन्होंने एक डरावनी औरत को देखा जो जली हुई थी। फिर दादा ने समझदारी दिखाते हुए उस आत्मा को नज़रअंदाज किया और सोने की एक्टिंग करने लगी। अगले दिन उन्होंने एक बाबा को बुला कर लाया, जिन्होंने एक मटके में कुछ तो किया जिससे वो आत्मा मटके में चले जाए। फिर उन्होंने एक कपड़ा लगाया और एक धागे से बांध दिया। उसके बाद उस बाबा ने उस मटके को एक कुएं में डालने के लिए कहा और सभी घर वालों को कहा कि जब इस मटके को कुएं में फेंक दो तब पीछे मुड़कर इसे दोबारा नहीं देखना। घर वालों ने बाबा की बताई गई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए ठीक वैसा ही किया। उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। दोस्तों, ऐसी ही छोटी घटना है मेरे खाला की लड़की की है। आगे की कहानी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद मोइन मंसूरी है। ये घटना मेरे चाचा के साथ हुई थी। वो राजस्थान के बसवारा के राजतालाब की ओर से कार से जा रहे थे। फिर उन्होंने देखा कि एक सरकटा आदमी पानी में कूदा और उसके हाथ उसका सर था। फिर वो भूत या जिन या जो कोई भी था, उसने मेरे चाचा को बोला, तुझे मुझसे डर नहीं लगता क्या? मेरे चाचा ने जवाब दिया कि मैं सिर्फ ऊपर वाले से डरता हूँ। उस भूत ने बोला, अच्छा ठीक है, तो फिर जा,
मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अगर तूने फिर से पीछे देखा तो मैं तुझे मार दूंगा। फिर मेरे चाचा दुआ पढ़ने लगे और तेज तेज चलकर कार तक पहुंचे। उसके बाद वहां से वो निकल पड़े। अगले दिन मेरे चाचा को तेज बुखार था। दोस्तों, अब अगली कहानी भी इन्होंने ही भेजी है। ये छोटी सी घटना मेरे दादी के साथ हुई थी जब मेरे पापा 5 या 6 महीने के होंगे। मेरी दादी की एक आदत थी कि वो अपने एक हाथ पे ही सोया करती थी और जो बच्चे होते थे उन्हें अपने पास सुला लेती थी। एक दिन मगरिब के समय, जब भी शाम के कुछ 6:30 या 7 बजते हैं, तब दादी मेरे पापा को अपने पास सुला रही थी कि अचानक उन्होंने अपने हाथ पर एक भारी से हाथ को महसूस किया। मेरी दादी काफ़ी समझदार थी। उन्होंने दूसरे हाथ से मेरे पापा को जोर से चुमटी काटी, जिससे वो रोने लगे। और फिर मेरी बुआ आ गई। मेरी दादी को पता था कि मेरे पापा रोएंगे तो मेरी बुआ ज़रूर उन्हें चुप कराने आएगी, और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मेरी बुआ आई, वो हाथ का वज़न अपने आप वहाँ से हट गया। तो दोस्तों, ये थी उमर मंसूरी जी की भेजी हुई सभी घटना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो, उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।